और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करेंगे किसानों की। देखिए, चंडीगढ़ केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफी पॉजिटिव रही। बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि विविधीकरण करते हैं, और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं, तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 सालों तक नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और एनसीसीएफ से चर्चा करने की बात कही है। और इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा है कि हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो, और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की चिंता वो करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए कई कार्य किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि वार्ता नए विचारों और नई सोच के साथ दोनों पक्षों में हुई। उन्होंने कहा कि यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें लगभग सहमति से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और इनोवेटिव कुछ सुझाव भी दिए गए, जिससे कि पंजाब का भी लाभ होगा और साथ ही साथ हरियाणा के किसानों का भी फायदा होगा। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो, और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से जो फसलों का विविधीकरण है वो क्यों ज़रूरी है, और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये जो 4-5 फसलें हैं उन पर सरकार आने वाले 5 वर्षों तक एमएसपी देने की गारंटी देती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो फसलों का जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हम उनका नाम अभी आपको बता रहे हैं कौन हमारे साथ। आप संदीप दास को देख सकते हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ नेफेड के भी अधिकारी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले यही कि ये जो सरकार कह रही है कि हम क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हम चाहते हैं कि जो किसान है वो करें, आपको लगता है कि पंजाब और हरियाणा की जो ज़मीनें हैं वहाँ की जो अभी तक का जो पैटर्न था, एग्री पैटर्न,
उस लिहाज से बहुत जरूरी है कि क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो। करेक्ट, क्योंकि जो ग्रीन इवोल्यूशन का सदक टाइम में जो पंजाब का एग्रीकल्चर था, अभी का ये बहुत बदल चुका है। क्योंकि तब एक हमारा चैलेंज जो था, भारत का लिए चैलेंज वो अलग था, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे फूड आइटम। बट अभी क्या हो रहा है, अब इंडिया इज राइस एक्सपोर्ट, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है। पंजाब में ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बहुत नीचे गिर चुका है। इवन चीफ मिनिस्टर मान जी का, उनका जो संगरूर में वन ऑफ द लोएस्ट वाटर टेबल है उनका, उसका ऊपर से इसका सस्टेनेबल नहीं है आगे का एग्रीकल्चर। और एक चीज सबसे बताना चाहिए, चावल जो प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन, कई कई राज्यों ने अभी इंक्रीज किया है लास्ट 20-30 सालों में। तो डिपेंडेंट ऑन पंजाब फॉर फूड सप्लाई वो रिड्यूस हो चुका है। देखते हुए सॉइल का कंडीशन देखते हुए, क्योंकि राइस स्वीट जो है दोनों ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। और जिस तरह से नीचे जा रहा है ग्राउंड लेवल, उसको रिवाइव करने का बहुत जरूरत है। क्योंकि इसको गेहूं तो एक ऐसा क्रॉप है जो विंटर पंजाब के लिए ही बना हुआ है, कि जहां जहां सर्दियां पड़ती है वहां होता है। बट राइस का डाइवर्सिफिकेशन जो क्रॉप है, पर्टिकुलरली नॉन बासमती राइस का, नॉन बासमती राइस का जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसके बारे में सरकार पहल कर रही है। बेसिकली बहुत सालों से ये प्रोग्राम बहुत सालों से चल रहा है, बट ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। क्योंकि अभी ऐसा स्थिति में पहुंच गया है कि क्लाइमेट चेंज, ये सब चैलेंज की वजह से सरकार ने क्या किया कि ऑयल सीड्स और पल्सेस, दोनों में जो 5 साल का जो गारंटी सरकार जो बोल रही है कि एग्रीमेंट करेंगे। क्योंकि ऑयल सीड्स देखिए, एडिबल ऑयल हम लोग 58% इंपोर्ट कर रहे हैं, पल्सेस करीब 15% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर जो किसान अगर उस क्रॉप को ग्रो करे, और पल्सेस देखिए बोलता है जीता जागता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जीता जागता फर्टिलाइजर है। अगर आप पल्सेस ग्रो करोगे तो फर्टिलाइजर करोगे। तो अगर उस तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये नॉट ओनली इकोलॉजिकल, फार्म इनकम भी बढ़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चावल जो है एमएसपी, चावल से एमएसपी वो वहीं तक सीमित है जो एमएसपी मिल रहा है। बट अगर ऑयल सीड वो करोगे तो उसमें से ज्यादा जो रिम्यूनेटिव प्राइस है उसको बढ़ेगा। क्योंकि पानी का स्तर चल गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब बहुत ज्यादा खर्चा सब ऐड करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन वे फॉरवर्ड एक्चुअली। ठीक, हमारे साथ डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी भी हैं, जो कि पूर्व कृषि कमिश्नर रह चुके हैं। वो मल्होत्रा जी, यही सवाल कि जैसा कि सरकार ने कहा, और न सिर्फ अभी बल्कि बीते कई वर्षों में इस बात को लेकर चर्चा होती रही है कि जो हमारे किसान हैं वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दें, न सिर्फ उनके फायदे के लिए बल्कि जो क्लाइमेट है, जो फिर जो जमीन है उसकी सेहत के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी हैं। दूसरी बात, सरकार ने यह भी कहा है कि अगले 5 वर्षों तक आप अगर इसकी उपज करते हैं तो सरकार गारंटी देती है कि उसको एमएसपी के रेट पर खरीदेगी। क्या लगता है कि इससे और इन बातों के कहने के बाद से किसान अब थोड़ी सी अपना मूड चेंज करेंगे और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे अब वो ज्यादा ध्यान देंगे बजाय कि धान और गेहूं के? बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि अगर हम जहां हरित क्रांति जहां से शुरू हुई थी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर जो है एक तरह से इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से जो है वहां पर जितने भी हमारे संसाधन थे उनका दोहन ज्यादा किया गया, जिससे करीब करीब 93 ऐसे जिले हैं जिनकी पहचान हुई है जिसमें पानी का स्तर जो है काफी नीचे तक चला गया है। तो ये एक प्रकार से मैं कहूंगा कि वो दुष्परिणाम है। इसीलिए हमें फसल विविधीकरण की तरफ जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि गेहूं और चावल से कुछ हट करके अन्य फसलों की तरफ भी जाने की जरूरत है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि गेहूं और चावल ठीक है एक मात्रा तक हम ग्रो करें, उसके बाद जो हमारे पास कुछ जमीन अगर जैसे अलग से हम उसको स्पेयर करते हैं तो अन्य फसलों की तरफ, चाहे वो दलहनी है चाहे वो तिलहनी फसलें हैं, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा साथ में जोड़ करके कुछ उच्च मूल्यवान फसलें भी हैं जिसमें कि बागवानी की फसलें आती हैं। इन सभी को जो है विविधीकरण में डाल करके किसान जो है एक तरह से उसको अपने योजना में जो है शामिल करे, जिससे कि उसकी आमदनी में भी इजाफा होगा और उसमें निश्चित रूप से जो है उसकी जो मैं ये कहूंगा कि जो मार्केट वाली जो समस्या है वो भी अपने आप रूप से जो है हल होती चली जाएगी। तो विविधीकरण अपने आप में आवश्यक है। और जो ये सरकार ने अभी जो 5 वर्षीय, एक तरह से मैं ये कहूंगा कि उन्होंने ये जो योजना सजेस्ट की है कि 5 वर्ष का जो प्लान है, जिसमें प्रोक्योरमेंट के लिए उन्होंने ये कहा कि हम दलहनी फसलें जिसमें कि अरहर, मूंग, उड़द और चना, लेंटिल, ये सब कुछ फसलें आती हैं, इनकी जो है वो खरीदी करेगी। इसके लिए इंश्योर किया है। साथ साथ मक्का और कॉटन के लिए भी, कपास के लिए भी इंश्योर किया है कि हम निश्चित रूप से जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। और गारंटी जो है उसमें दे रहे हैं कि हम उसका जो है
एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट जरूर होगा और निश्चित रूप से उसकी खरीदी होगी, जिससे कि किसानों का फायदा अपने आप में रहेगा। अभी तक जैसे 23 फसलें हैं, जी। 4 अन्य फसलें मिला करके 27 फसलों पर सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है और लीगली पहले से ही एक तरह से हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और गेहूं और चावल को हम पहले से ही अधिक मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन इन फसलों की शुरुआत भी कर दी गई है नेफेड के माध्यम से, एनसीसीएफ के माध्यम से पहले से ही प्रोक्योरमेंट हो रहा है और बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ फसलों का और दायरा उसमें शामिल करके। मल्होत्रा जी, सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि खासकर दलहनी फसलों की हम बहुत बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। चूंकि एमएसपी बाकी फसलों पे हम दे रहे हैं, दलहनी फसलों पे भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जब इसमें शामिल हो जाएंगी तो जो किसान का है वो अब थोड़े से इधर शिफ्ट होंगे और दलहन का भी काफी भारी मात्रा में उत्पादन करेंगे, ताकि कोशिश यही है भारत की कि कम से कम दाल, दलहन और तिलहन के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे कि हमारी आवश्यकता, मैं जब आपको टोटल जो है आंकड़े बता देता हूं, करीब करीब हम लोगों की जो आवश्यकता है दालों की, करीब 26 से 27 मिलियन टन जो है हम लोग 26 के मिलियन टन के आसपास जो है हमारी रिक्वायरमेंट है। और कभी कभी थोड़ी बहुत उसमें कुछ एक दो दालों को छोड़ करके हमारे पास कमी कभी हो जाती है। लगभग हम नियर सेल्फ सफिशिएंसी है के पास पहुंचे हुए हैं और दाल की जो हमारी मांग है वो अधिक है, वो पूर्ति होगी जब हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। और तिलहनी फसलों की भी कमी है तो वो भी पूर्ति होगी। बाकी जैसे मक्का को अभी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए उसको किया गया है। मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इसी से संबंधित हमारे पास एक बाइट है, अपने दर्शकों को वो सुना दे कि केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि किसान सम्मान निधि और सब्सिडी मिला ली जाए तो रक्षा बजट से भी ज्यादा पैसा किसानों को दिया जाता है। किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से नहीं चल रहा है, किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है और जिस तरह की मांगे हैं वो अलग हैं। हम सबको पता है कि एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर एमएसपी कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है, कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है। मोदी जी की जो सरकार है, किसानों के प्रति जितनी इनकी सहानुभूति किसी की नहीं है। आज किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए, बल्कि किसानों की सब्सिडी, किसानों की सम्मान निधि अगर सबको मिला लिया जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा इसके अंदर दिया जाता है। तो जैसा कि हमने कहा और जैसा कि वीके सिंह ने कहा संदीप जी कि रक्षा बजट से भी ज्यादा अगर तमाम चीजों को मिला लिया जाए तो हम किसानों के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे मुझे लगता है कि किसानों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप सारी चीजों की लीगल गारंटी मांगने हैं, खासकर एमएसपी पे, तो सरकार पर भी तो आर्थिक बोझ पड़ेगा। मैं ये और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो वीके सिंह जी जो बोला है, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो भी तो इसका इंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत सारे तमाम चीजें स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, सरकार भी देती है, बहुत सारे तमाम जो लोन्स है, तो उसको बोलेंगे तो काफी बड़ा ओबियसली किसान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। 14 करोड़ 15 करोड़ किसान परिवार है जो कि उनको देना चाहिए। और जो जहां तक गारंटी ऑफ एमएसपी का था वो बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड है। गारंटी कोई देना एक बहुत अनरियलिस्टिक, क्योंकि आपको एक चीज बता दूं जो शायद आंकड़ा आपको पता होगा, दर्शकों के लिए बता दूं, जो एमएसपी क्रॉप जो 22 क्रॉप का अनाउंस होता है उसमें टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ओनली 28% है। तो 30 जो उसके बियॉन्ड सब आउट ऑफ एमएसपी है। सबसे बड़ा वैल्यूड क्रॉप डेयरी मिल्क है, उसमें कोई एमएसपी नहीं है, बट उसमें देखिए ग्रोथ 8 से 9% है। फिशरीज, पोल्ट्री सेक्टर इतना फास्टेस्ट गोइंग है। मक्का का मतलब पोल्ट्री सेक्टर इज वरीड दैट मक्का कहां से आएगा अगर इथेनॉल में चला जाएगा। तो वो जो चैलेंजेस है इसको अगर डाइवर्सिटी पर जोड़ के देखो कि जो इमर्जिंग ट्रेंड है, जो प्रोटीन रिच खाने का जो डिमांड बढ़ रहा है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद, उसको उस चैलेंज के दृष्टि में एग्रीकल्चर को देखना पड़ेगा कैसे, और फार्मर से की रोल प्ले कर सकता है रादर कंसल्टिंग। और चावल कैसे, चावल के एमएसपी करें, चावल तो हम उगा ही लेंगे बेसिकली। हम लोग सबसे बड़ा 40% ग्लोबल ट्रेड हमारे पास है। बिल्कुल, तो चावल का कोई दिक्कत ही नहीं है, बट चावल से कैसे शिप कर जाए, 10-15% वाला शिप कर जाए, सॉइल हेल्थ के लिए भी ठीक है, एनवायरमेंट के लिए ठीक है। और चैलेंजेस है, अगर मेज करेंगे, कॉटन, ये सब चीज बेसिकली कमर्शियल डिमांड बढ़ रहा है। जी, हमारे किसान भाइयों को भी समझने की जरूरत है किस तरह से अगर आप एक ही फसल को बार बार करेंगे तो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है और बाकी जो और भी जो इफेक्ट्स हैं वो पड़ेंगे
और कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए और न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी, खेतीबाड़ी के लिए भी ये थोड़ी सी मुश्किल साबित हो सकती है। समय इतना ही है। मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर कभी इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। और संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे।